मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। बेसिकली अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ इस सिचुएशन में, इस पॉइंट पे, इस चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, एक अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको देती हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब हम इसमें फर्स्ट जो हमने 7 मेथड पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मतलब यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो CF प्लस PI वाले फॉर्मेट में आने वाला है, ठीक है। तो आप जो सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप CF निकालोगे, और CF निकालना बहुत इजीली आप निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं, आप इजीली इसका CF निकाल लोगे। बट PI, CF तो आ जाएगा, बट PI में एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? PI में ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका यहाँ पे Q जो है वो है tan AX। अब मैंने आपसे 3 केसेस डिस्कस किए हुए हैं कि Q अगर आपका e⁴x फॉर्मेट में है, या फिर sin AX tan AX है, या फिर मैंने डिस्कस किया है x⁴m वाले फॉर्मेट में। लेकिन मैंने आपसे ये केस डिस्कस नहीं किया जब आपका tan वाला केस आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि हमको इसका अभी तक कोई मेथड पता नहीं है, उसका सोल्यूशन हमें मिलता है थ्रू दिस मेथड, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम ये वाला मेथड कब अप्लाई करेंगे? जब आपका Q जो है, दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन Q इज नॉट इक्वल टू e⁴x और sin x और cos x और x⁴m। किसी भी इन 4 में से किसी फॉर्मेट में अगर आपका Q नहीं है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे, विच इज नोन एज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अंडरस्टूड? क्या कर रहे हैं? कोई एक ऐसी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका आप CF इन फंक्शन में से किसी में से एक नहीं है तो आप क्यों नहीं निकाल पाओगे, तो हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये मेथड है क्या उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। सो पहले हम ये क्वेश्चन हम आफ्टर जब पूरा एक मेथड देख लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम किसी भी जनरल कंडीशन, जनरल सिचुएशन कि दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेकेंड डिग्री या फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इससे ज्यादा अगर आपका ऑर्डर हुआ, हायर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है अगर डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर ही अप्लाई होगा ये मेथड, ठीक है। तो अब मेथड क्या है, तो कंसिडर करते हैं एक जनरल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन D2, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको पता है कि यहाँ पे ये K1 और K2, ये भी लिख लेते हैं। K1 K2 क्या है? K1 K2 आपके कांस्टेंट्स होंगे, क्योंकि हम वही वाला केस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे आपके डिफरेंशियल्स के जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो K1 K2 कांस्टेंट्स हो गए, और व्हाट इज Q? Q इज सम फंक्शन ऑफ x अदर देन दीज, ठीक है, सम फंक्शन ऑफ x अदर देन दिस दैट वी हैव कंसिडर्ड, ठीक है। तो इस केस में आप CF तो इजीली निकाल सकते हो। लेट्स से CF इज इक्वल टू C1 इंटू Y1 प्लस C2 इंटू Y2। आपको पता है इसी फॉर्मेट में आपका CF आएगा, रूट्स कैसे भी हो, तो ऐसा कुछ ही आपका, आप किसी भी केस को कंसिडर कर लो, आपका रूट्स जो CF है वो इसी टाइप का आएगा, कुछ कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन ऑफ x रहेगा, लेट्स से दैट फंक्शन ऑफ x इज Y1, और फिर अगेन कुछ कांस्टेंट रहेगा और उसके साथ अगेन एक फंक्शन ऑफ x आएगा, लेट्स से दैट इज Y2, ठीक है। तो हियर आपके C1 C2 तो क्या है, C1 and C2 are some arbitrary constants और they are also known as parameters, और Y1 and Y2 क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। कंपेयर करके देख लेंगे कोई भी मेथड से, C1 इंटू e⁴2x, तो e⁴2x क्या आ रहा है आपका, फंक्शन ऑफ x ही आ रहा है। सिमिलरली अगर इमेजिनरी पार्ट है तो sin AX cos AX वो जो टर्म्स आ रही थी वो भी सारी फंक्शन ऑफ x में काउंट होंगी। तो y1 y2 फंक्शन ऑफ x हो गए। अब क्या करना है, आपके पास CF तो आ गया है, आप PI भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ CF ओनली, ठीक है। देन YPI कैन बी रिटर्न एज
a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2। y1 y2 अगेन जो CF में y1 y2 आए हैं वही है आपके y1 और y2। अब यहाँ पे a और b क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर a इज गिवन एज माइनस यहाँ इंटीग्रेशन के बाहर माइनस q इंटू y2 डिवाइडेड बाय w dx, integration of q into y2 divided by w into dx, and b is given by integration of q into y1 divided by w into dx। ठीक है, तो a and b जो है वो कुछ कांस्टेंट्स है जिसकी वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे थ्रू दिस इंटीग्रेशन। q क्या है, q अगेन जो इस साइड में जो फंक्शन ऑफ x था वो q है। y2 और y1 क्या है, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो फंक्शंस आ रहे हैं x के वो आपके y1 एंड y2 है, बट द प्रॉब्लम इज w क्या है। सो हियर द w इज नोन एज Wronskian ऑफ y1 एंड y2। w क्या है, Wronskian ऑफ, इट इज नोन एज Wronskian ऑफ y1 एंड y2 वेयर w इज गिवन बाय y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो बेसिकली ये y1 और y2 के डेरिवेटिव से मिला हुआ एक डिटर्मिनेंट है जिसको हम बोलते हैं Wronskian। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रोसीजर ये रखना है कि आपको जैसे ही दिखेगा कि q जो है वो इनमें से कोई भी एक फंक्शन नहीं है तो मतलब आपको ये वाला मेथड यूज करना है, मतलब आप CF तो इजीली अपने नॉर्मल प्रोसीजर से निकाल लोगे। ठीक है, तो CSF फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा y1 और y2 क्या आ रहा है। आप pi बोलोगे, pi की वैल्यू क्या होगी, a इंटू y1 b इंटू y2 वेयर a इज दिस इंटीग्रेशन, b इज दिस इंटीग्रेशन, और w की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट है y1 y2 y1 डैश y2 डैश का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा क्या, pi। अब अगर मैं पूछती हूँ आपसे कंप्लीट सॉल्यूशन, then the complete solution y is given by ycf plus ypi। cf आपके पास आया था क्या, cf आपके पास ये क्वांटिटी आई हुई है, तो y is equal to c1 y1 plus c2 y2, और ypi मैंने क्या बोला है, a y1 plus b y2। यहाँ से y1 कॉमन निकाल सकते हो तो यह आ जाएगा c1 plus a into y1 plus c2 plus b into y2। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस केस। बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको ज्यादा कुछ स्टेप्स भी नहीं है, बस यही ध्यान रखना है मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स मतलब C1 C2। ठीक है, पैरामीटर्स हमने C1 C2 को बोला हुआ है, और पीआई में बस हमने C1 C2 की जगह पे इनको वेरिएशन दे दिया है, मतलब A और B में चेंज कर दिया है। अब A और B की वैल्यू डिपेंड करती है Q, Y2 और W पे, और W हमारा क्या है, Wronskian है। ठीक है, ये आपको टर्म्स याद करने हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा इसका यूज। तो सेम जो मैंने स्टार्ट किया था विद दिस क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। गेट में आपसे सिर्फ W की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, W की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको मेथड ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से इंटरमीडिएट स्टेप से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात आपको चेक करना है कि सेकंड डिग्री है कि नहीं है, सेकंड ऑर्डर है कि नहीं है। सेकंड ऑर्डर होगा तभी मेथड ऑफ वेरिएशन लगेगा, तो सेकंड ऑर्डर तो है, डेफिनेटली है। और यहाँ पे आपका क्यू भी जो है वो tan की फंक्शन है, साइन या कॉस नहीं है। ठीक है, तो आप निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या CF क्या आ रहा है, तो CF की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, D कितना आ रहा है, प्लस माइनस a आयोटा, तो CF हो जाएगा आपका YCF, केस थर्ड लगाते हुए YCF इज C1 cos of imaginary part is a x, C2 sin of imaginary part is again a into x, और वापस से यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 0, तो e to the power 0 will be 1 itself। ठीक है, तो ये आपका CF आ गया। अब मुझे बताओ y1 क्या है और y2 क्या है। जो मैंने मेथड डिस्कस किया है तो उसमें मैंने आपको क्या बोला है कि YCF आ जाएगा इस फॉर्मेट में, C1 into y1 plus C2 into y2। कंपेयर करके बताएंगे y1 एंड y2 की वैल्यू, व्हाट इज y1 एंड व्हाट इज y2। यस, y1 जो है वो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, इट इज cos ax, और y2 है आपका sin ax। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला है पीआई को हम क्या बोलेंगे, ypi विल बी गिवन बाय a into y1 प्लस b into y2, और a की वैल्यू हमने क्या बोली है, माइनस q
y2 डिवाइड बाय w dx। ठीक है, तो a q की वैल्यू क्या है 10ax, तो ये आ गया 10ax, y2 हमारे पास है sin ax, और हमें w अभी निकालना है। तो w हमें पता है, w का फॉर्मूला w इज गिवन बाय, लेट्स कैलकुलेट w हियर। तो w जो है वो है, ठीक है, तो y1 dash is differentiation of this term, differentiation of cos is sin, और वापस एक a आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सिमिलरली y2 dash is a cos ax, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या है माइनस cos, सॉरी यहाँ पे a है, सो माइनस यहाँ पे है a cos स्क्वायर ax, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस एक और आएगा तो प्लस बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ax। ठीक है, a कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 बन जाएगा। तो बेसिकली आपके पास w कितना आ रहा है, w इज इक्वल टू आ रहा है इक्वल टू a, तो ये आ गया माइनस 1 बाय a, tan ax कैन बी रिटन एज sin ax, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ax cos ax dx। अब बस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने में आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड दिव्यांशु, w इज इक्वल टू a, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसको हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ax, यहाँ पे आ जाएगा cos ax इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस 1 बाय a, ये हो जाएगा 1 बाय cos ax sec ax, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos ax dx। ठीक है, तो a की वैल्यू आ रही है माइनस 1 बाय a, इंटीग्रेशन ऑफ sec ax इज log sec ax tan ax divided by a, और इंटीग्रेशन ऑफ cos ax इज sin, तो फाइनली बन रहा है 1 माइनस a स्क्वायर log, ये आ गया a, b निकालना था, b की वैल्यू q y1 डिवाइड बाय w dx, q इज tan ax, y1 कितना था, y1 आपका था cos ax डिवाइड बाय w इज a dx, तो tan को आप सिर्फ sin और cos के टर्म्स में लिखोगे तो ये बन जाएगा sin ax by a dx, फाइनली आ जाएगा 1 by a, इंटीग्रेशन ऑफ sin इज cos ax विद अ नेगेटिव, और डिवाइड बाय आ जाएगा आपका ये, तो माइनस 1 by a स्क्वायर cos ax, ये आ गया आपका b, a आ गया b आ गया, तो आप लिख सकते हो कि y pi क्या होगा, डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को a और y1 एंड b एंड y2, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज cf प्लस pi। कोई डाउट है इसमें तो प्लीज आस्क। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ रेंस्किन पूछ ले, ठीक है, या फिर सिर्फ pi पूछे, सॉरी सिर्फ cf पूछे, ऐसा भी हो सकता है। तो cf निकालना तो बहुत इजी, आप निकाल सकते हो। cf के लिए आपकी q की कोई बाउंडेशन नहीं, q कुछ भी होगा आप cf निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस, इट वाज आस्क्ड इन 2005 डबल ई पेपर। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है व्हाट इज x एट व्हाट इज xt, मतलब बेसिकली आपको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन फंक्शन निकालना है इसका व्हेन t approaches infinity, what is the value of xt when t approaches infinity, okay, और ऑप्शंस आपको दिए हुए 0, 5/2, 5 एंड 10। ट्राई करेंगे ये लोग सभी लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, तो q आपका यहाँ पे 5 है और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, 5 है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इसको जब 5 दिया हुआ है आपको, q इस केस में आपके पास है इक्वल टू 5, तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो 5 इंटू ई टू द पावर 0x। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि किसी केस में फॉल नहीं कर रहा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू ई टू द पावर 0x, और इसको फर्स्ट केस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हिंट हो गया। अब ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए सभी लोग।
दिस इज हाउ वी विल फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट चीज, अब आपको पूछा है कि जब सॉरी यहाँ पे हर जगह जहां मैंने x यूज किया वहां पे हम t लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो यहाँ पे भी t आ गया और यहाँ पे भी t आ गया। ठीक है, सब जगह पे यहाँ पे आपको पता चल रहा है x कौन सा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इट इज एक्टिंग लाइक y, और जो t है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इट इज एक्टिंग लाइक x। जहाँ पे भी x रहता है वहाँ पे t आ जाएगा, जहाँ y रहता है वहाँ x आ जाएगा। अब आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x t when t is approaching infinity, when t is approaching infinity। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, c1 e to the power minus infinity plus c2 e to the power minus infinity plus 5/2। तो बेसिकली अब यहाँ पे बहुत इजी चीज है, e to the power minus infinity आपको पता है जैसे ही जैसे आपका t इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू भी 0, और यहाँ पे 5/2 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Cauchy-Euler's method to solve linear differential equation but with variable coefficients this time। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके सभी केसेस में हमने जो डिफरेंशियल्स की जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट माने हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल की जब कोफिशिएंट्स जब कांस्टेंट होंगे तो आप ये CFPI वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। बट अगर अब ऐसा केस आ जाएगा कि आपके पास कोफिशिएंट्स जो है वो वेरिएबल हो गए हैं, तो आपको अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कॉची-यूलर मेथड। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखनी, कोफिशिएंट्स क्या होंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। लेट्स टेक एन जनरल एग्जांपल दैट आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक दिस, सो ऑन अप टू a0 y, और इस साइड पे आपका कोई एक फंक्शन ऑफ x है विच इज 5। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है, आपको लास्ट केस में हमारे पास ये xn to the power -1 ये वाले टर्म्स नहीं थे लास्ट केस में, इसलिए हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बोल रहे थे। बट अब यहाँ पे जैसे आपके पास x आ गया यहाँ पे, मतलब कोफिशिएंट्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे, तो फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन पुट x is equal to e to the power z। ठीक है, इस तरह की जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको, तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है, x को आपको सब्स्टिट्यूट करना है एज e to the power z। ठीक है, तो अगर मैं पूछती व्हाट इज z, देन यू कैन राइट z as ln x। ठीक है, अगर x e to the power z है तो z को आप क्या लिख सकते हो, एज ln x। लेट्स डू दिस, dz by dx, dz by dx की वैल्यू कितनी आएगी, dz by dx की वैल्यू आएगी 1 by x। ठीक है, dz by dx की वैल्यू आ गई 1 by x। नाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो भी x टर्म्स है उसको z में, और y टर्म्स है उसको भी इसी z और x के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर dy by dx, dy by dx। ठीक है, तो आपको पता है dy by, अब जब dy जो है वो x का फंक्शन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dx by dz by dx। ठीक है, dy by dx को आप ऐसे लिख सकते हैं dy by dz into dz by dx, क्योंकि अब हम x को z के टर्म से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से आप डिफरेंशियल लिख सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, dy by dx आ जाएगा। ठीक है, मुझे निकालनी यहाँ से dy by dz की वैल्यू कितनी आ रही है, तो dy by dx इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy by dx, और डिवाइड में आपके पास आ रहा है dz by dx। dz by dx हमने देखा 1 by x है, तो बेसिकली जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास dy by dz आ रहा है x dy by dx। ठीक है, x dy by dx। सिमिलरली अगर आप इसको और सॉल्व करते हो और फाइंड आउट करते हो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू आ रही है d into d minus 1 into y, where d is d by dz। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स थे, वेरिएबल कोफिशिएंट वाली प्रॉब्लम में जैसे ही मैंने x को z माना है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में चेंज हो रही है। यहाँ पे भी देखेंगे हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट्स है d तो ये वाला ऑपरेटर हो गया d by dz, तो वो तो एक वेरिएबल है नहीं,
d इंटू डी माइनस वन, एक्स का कोई फंक्शन नहीं आ रहा और y तो आप कॉमन निकाल लोगे, तो बेसिकली ये जो पूरी प्रॉब्लम है यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट्स की वो रिड्यूस हो जाएगी इनटू कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हम सॉरी इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं, दिस इज वी आर डूइंग टू सो दैट दिस वेरिएबल कोफिशिएंट्स प्रॉब्लम कन्वर्ट्स इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट प्रॉब्लम। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को आपको डी वाई बाई डी जेड सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि d ऑफ y सब्स्टिट्यूट करना है। d मैंने d बाई डी जेड माना है, ध्यान रखना d बाई डी एक्स नहीं है, ठीक है। और x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हमको सब्स्टिट्यूट करना है एज d इंटू डी माइनस वन इंटू y, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है मतलब डायरेक्टली आप CF वाले मेथड में नहीं जा सकते हो, CFPI करना क्या होगा, यहाँ पे ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स है जहाँ पे आप कॉची यूलर मेथड यूज करोगे, जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, और फिर आपको पता है x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इक्वल टू d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, और x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी d इंटू वाई। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में जाएगी d इंटू डी माइनस वन वाई माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है d इंटू वाई माइनस फोर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर। एक्स टू द पावर फोर कितना होगा, एक्स टू द पावर फोर इज ई टू द पावर फोर जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर फोर जेड। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू डी माइनस फोर, वाई मैंने कांस्टेंट ले लिया ई टू द पावर फोर जेड। फाइनल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर फोर जेड। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है जहाँ पे आप CFPI वाला मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन इजीली फाइंड योर CF। तो y CF के लिए आप क्या करोगे, रूट्स निकालोगे, रूट्स क्या आ रहे हैं इसके 4 और माइनस वन, तो CF हो गया ई टू द पावर माइनस सॉरी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 4x। अब PI निकाल लेते हैं, PI के लिए आपके पास ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, x नहीं आएगा, यहाँ पे z आएगा क्योंकि हमने वेरिएबल z में चेंज कर दिया है, ठीक है ना। यस वेरी गुड दिव्यांशु, तो वेरिएबल हमें z में चेंज किया है, इसमें z आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं d इज इक्वल टू a, और a आपका इस केस में है इक्वल टू 4, और आपको ये पता है कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट 4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आपको जाना पड़ेगा लाइक दिस z इंटू 2d माइनस 3, मैंने ये क्या लिखा है f डैश d किया है इंटू ई टू द पावर 4z। अब सब्स्टिट्यूट कर दोगे z इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय सॉरी d इज इक्वल टू 4, आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3z ई टू द पावर 4z, मतलब कितना आ रहा है, और z बाय 5 ई टू द पावर 4z। दिस इज योर PI, ठीक है, एंड दिस इज योर CF। अब z की जगह पे वापस आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्या z की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ln x, तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा c1 e टू द पावर माइनस ln x प्लस c2 e टू द पावर 4 ln x प्लस ln x डिवाइड बाय 5 e टू द पावर 4 ln। बहुत ही रेयरली क्वेश्चन इस पे मतलब इस पे क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, बट PI नहीं पूछते, वो जस्ट पूछते हैं कि आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और CF की बात करते हैं वो लोग कि CF कैसे निकालेंगे या फिर CF क्या आएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, सभी को समझ में आ गया ना PI कैसे निकालना। मैंने यहाँ पे मुझे पता था इस पॉलिनोमियल का एक रूट 4 है, तो जैसे ही मैं d इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करती है तो 0 आ जाता, इसलिए मैंने यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हटा के वो वाला फॉर्मूला यूज किया है जहाँ पे z बाय f डैश d इंटू ई टू द पावर 4z वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ है।